आज का हमारा विषय है काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग, जिसका गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। इसलिए मंडल आयोग को समझने से पहले हमें अनुच्छेद 340 को समझना होगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 340 के प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। होप सो आप लोगों को अनुच्छेद 340 समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया वे घबराएं नहीं। मैं उनके लिए इसे एक बार फिर से साधारण शब्दों में समझा देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हर कॉन्सेप्ट को आप विस्तार से समझ सको। तो आइए मैं आपको अनुच्छेद 340 भी विस्तार से समझाता हूँ। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो मौलिक अधिकार भाग 1 में अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ा था। अनुच्छेद 15.4 में कहा गया था कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग का निर्धारण करने के लिए उचित मानदंड तैयार करने में स्वभावतः अनेक कारक अपनी भूमिका निभाएंगे, अर्थात सरकार तथा न्यायपालिका दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन लोगों ने मौलिक अधिकार भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है वे पहले उसे देख लें, तब आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 340 की। तो संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों को चिन्हित कर उनको भी दलितों की तरह स्वप्रतिनिधित्व का लाभ दिया जाए, और इस कार्य को करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसके लिए वो केंद्र या राज्य को आदेश दे सकता है। और इस कार्य को करने के लिए एक आयोग यानी कमीशन को नियुक्त किया जाएगा, और फिर उस आयोग का कार्य होगा कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की पहचान करे, उनका सूची यानी लिस्ट तैयार करे, फिर अपनी सूझबूझ से योजना बनाए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकी स्थिति में सुधार हो सके, और इन तमाम सूचनाओं की प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करके फिर वो राष्ट्रपति को देगा। फिर राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन की एक कॉपी उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदस्यों के समक्ष रखवाएगा। फिर संसद उस पर विचार विमर्श करके संविधान में संशोधन करके कानून का निर्माण कर देगी। होप सो अब आपको अनुच्छेद 340 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काका कालेलकर आयोग। अनुच्छेद 340 के आधार पर भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसका उद्देश्य था कि एससी और एसटी के अलावा भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत में पिछड़े हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए। दूसरा, ऐसे सभी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच करें कि वे किन हालातों में श्रम कर रहे हैं और उनके हालात में सुधार करने के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए, और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संघ और राज्य द्वारा कितना अनुदान देना चाहिए जिसे राष्ट्रपति आगे संदर्भित कर सके। इन सारी जानकारी का रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। काका कालेलकर आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया।
पहला, परंपरागत चल रही जाति व्यवस्था में इन जातियों की सामाजिक स्थिति क्या है? दूसरा, इन जातीय समुदाय की सामान्य शैक्षिक प्रगति कैसे हुई है? तीसरा, सरकारी सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं? चौथा, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में उनका क्या प्रतिनिधित्व है? काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को केंद्रीय सरकार को सौंप दी थी। इन्होंने पूरे देश के लिए 2399 पिछड़े जातियों या समुदायों की एक सूची तैयार की और इनमें से 837 जातियों को सबसे पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत किया। किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर की सिफारिशें खारिज कर दी थी और रिपोर्ट पर कालेलकर से जबरन लिखवा दिया था कि इसे लागू करने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, अतः इसे लागू न किया जाए। शासन में प्रभुत्व जमाए बैठे ब्राह्मण जातिवादियों ने ओबीसी के लिए नियुक्त काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट को संसद के समक्ष भी नहीं रखा और कालेलकर कमीशन रिपोर्ट को कभी भी मान्यता नहीं दी गई और न ही कभी लागू किया गया। मंडल आयोग। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया, जिसका गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया, जो कि पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस तरह अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को मिलाकर संपूर्ण आरक्षण 50% हो गया, जो कि कुछ इस प्रकार था। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 15%, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%। यदि हम इन सब का टोटल करेंगे तो 49.5% ही होगा। और जैसा कि मैंने आपको कुल 50% बताया है, यानी यहाँ पे 0.5% किसके लिए आरक्षित था वो मैंने नहीं बताया है, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढें और कमेंट करके बताएं। 1963 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि एक ही वर्ष में सरकारी नौकरियों में 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। पहला, 27% में पिछड़े वर्ग के गरीबों को प्रमुखता, जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण, और दूसरा 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए भी व्यवस्था की। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। 1992 में प्रसिद्ध मंडल केस, जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है, इसमें अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के विस्तार एवं व्यवस्था, पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ खास शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में निर्णय देते हुए कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था केवल मूल पद पर नियुक्त तक ही सीमित है, लिहाजा पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण असंवैधानिक है। साधारण शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आरक्षण का बंदोबस्त तो है, लेकिन प्रमोशन के लिए नहीं है। प्रमोशन काबिलियत के आधार पर ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में 77वें तथा 85वें संशोधन द्वारा प्रमोशन में आरक्षण और इस आधार पर मिलने वाली वरिष्ठता सुनिश्चित की गई। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या था 77वें और 85वें संविधान संशोधन अधिनियम में। तो शुरू करते हैं 77वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपखंड 4 का जोड़कर एक उपबंध किया गया, जिसके अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जा सकेगा। यह संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2 जून 1995 को पारित हुआ। 17 जून 1995 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह लागू हो गया। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सरकारी सेवाओं में पदोन्नति करते समय यह ध्यान रखना होगा कि पदोन्नत पदाधिकारियों को परिणामिक वरिष्ठता भी मिलेगी। लोकसभा में यह संशोधन 28 नवंबर 2001 को पारित हुआ तथा राज्यसभा में 5 दिसंबर 2001 को। राष्ट्रपति की अनुमति आई 4 जनवरी 2002 को, किंतु इसे 17 जून 1995 से लागू हुआ माना गया।